नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। ब्रिस्बेन में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा टेस्ट जीतकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश पर किए गए ट्वीट के बाद जेपी नड्डा के सवालों का राहुल गांधी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। कोरोना का टीका लगा चुके कई लोगों में साइड इफेक्ट के बाद वैक्सीन कंपनियों ने इसे लगाने से जुड़ी जानकारी दी तो सरकार ने भी अपनी तरफ से स्वास्थ्य कर्मियों का भ्रम दूर करने की कोशिश की और संसद की कैंटीन में खाने पीने की चीजों पर मिलने वाली सब्सिडी पूरी तरह खत्म कर दी गई। ब्रिस्बेन में टीम इंडिया ने चौथा टेस्ट जीतकर टेस्ट सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। चौथी पारी में टीम इंडिया को जीतने के लिए 328 रन का बड़ा स्कोर बनाना था। मैच ड्रॉ रहने पर भी ट्रॉफी टीम इंडिया को ही मिलती, लेकिन भारतीय टीम ने जीतने के लिए दम लगाया और युवा खिलाड़ियों ने वो कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन दिख रहा था। इसीलिए जब ऋषभ पंत ने जीत का चौका लगाया तो पूरा भारतीय खेमा झूम उठा। दौड़ते हुए खिलाड़ी जीत के हीरो बने पंत को गले लगाने पहुंचने लगे। हर खिलाड़ी पंत को गले लगाकर बधाई देने को बेकरार दिखा। टीम इंडिया ने गाबा के जिस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का गुरूर तोड़ा, वहां टीम इंडिया ने इतिहास में कभी कोई मैच नहीं जीता था। पिछले 32 साल में तो ऑस्ट्रेलिया को गाबा में दुनिया की कोई टीम नहीं हरा पाई थी। ऋषभ पंत has done it! इसलिए जब टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ी तिरंगा झंडा लेकर मैदान का चक्कर लगाने निकले तो देखने वाले हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा हो गया। सबसे आगे ऋषभ पंत तिरंगा झंडा थामकर चलते रहे और उनके पीछे पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ चलता दिखा, जिनमें कई खिलाड़ी ऐसे दिखे जो चोट लगने के कारण खेल नहीं पाए, लेकिन टीम के युवा खिलाड़ियों ने किसी की कमी नहीं खलने दी। सबसे हैरानी की बात यह कि जीत का कीर्तिमान बनाने वाली ये टीम अनुभव के मामले में ऑस्ट्रेलिया के सामने कहीं नहीं टिकती। चौथा टेस्ट खेलने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत अनुभव करीब 46 मैच का रहा, जबकि टीम इंडिया का औसत अनुभव करीब 20 मैच का ही रहा। टीम इंडिया में वॉशिंगटन सुंदर और टी नटराजन ने इस मैच में टेस्ट डेब्यू किया, यानी टेस्ट करियर का पहला मैच खेलने उतरे। और पूरी टेस्ट सीरीज में 5 खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने टेस्ट करियर की शुरुआत की, जबकि वो सभी 5 खिलाड़ी चौथा मैच खेलने उतरी टीम का हिस्सा रहे। ये 5 खिलाड़ी शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज और टी नटराजन, जबकि एक छठा खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर के तौर पर टीम में ऐसा रहा जो 2018 में टेस्ट डेब्यू करने के बाद कोई दूसरा मैच इस सीरीज से पहले नहीं खेला था। और इसीलिए उम्मीद की जा रही थी कि टेस्ट मैच की चौथी पारी में 328 रन के विशाल लक्ष्य के सामने ये अनुभवहीन टीम घुटने टेक देगी। ऑस्ट्रेलिया के कई पूर्व खिलाड़ियों ने तो सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया की जीत की भविष्यवाणी भी कर दी थी, लेकिन टीम इंडिया के यंगिस्तान के इरादे कुछ और ही थे और उन्होंने मैच को जीतने का प्लान बनाया था। सुबह का खेल शुरू होते ही पहला सेशन टीम इंडिया ने मैच बचाने के लिए खेला। पहले सेशन में टीम इंडिया ने केवल 79 रन बनाए। इस दौरान टीम ने रोहित शर्मा का विकेट खो दिया, लेकिन शुभमन गिल ने एक छोर संभाले रखा। दूसरे सेशन में टीम इंडिया संभल कर खेली, लेकिन रनों की रफ्तार इतनी रखी कि लक्ष्य पहुंच से दूर न हो। टी होने तक टीम इंडिया ने स्कोर में 100 रन और जोड़ दिए, लेकिन रहाणे और शुभमन गिल आउट हो गए। दारोमदार पुजारा और पंत पर आ गया, जिन्होंने समझदारी से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के हर वार को बेकार कर दिया। आखिरी 20 ओवरों में जीत के लिए 100 रन की दरकार थी। टीम इंडिया ने पहले पुजारा, फिर मयंक अग्रवाल, फिर वॉशिंगटन सुंदर और फिर शार्दुल ठाकुर के विकेट जरूर खोए, लेकिन पंत डटे रहे। जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए पंत ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी से मैच, इसलिए उन्हें इस जीत का सबसे बड़ा नायक भी कहा गया। टीम इंडिया की इस जीत से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर पहुंच गई, जबकि पहले पायदान पर टीम इंडिया ने कब्जा कर लिया। वहीं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर पहुंच गई, जबकि टीम इंडिया नंबर 2 पर जगह पक्की करने में कामयाब हो गई। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर जीत की हैट्रिक लगाई है। इससे पहले 2017 और 2018 में भी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई थी। ब्रिस्बेन में गाबा के मैदान पर चौथी पारी में बनाया गया ये इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर रहा।
जबकि टेस्ट इतिहास में ऐसा तीसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा जिसका कामयाबी से चौथी पारी में पीछा किया गया हो। यंगिस्तान के इस कारनामे के बाद बीसीसीआई ने भी खजाना खोल दिया और टीम इंडिया के लिए बोनस के तौर पर 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। दूसरी तरफ पूरे देश में क्रिकेट प्रेमियों के बीच जश्न का माहौल बन गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को इस जीत की बधाई दी। लेकिन जश्न का माहौल सबसे ज्यादा उन खिलाड़ियों के घरों में दिखा जो इस जीत के नायक बने। देश के छोटे छोटे शहरों में जीत का जश्न शुरू हो गया। जीत में सबसे बड़ा योगदान कप्तान अजिंक्य रहाणे का रहा, जिन्होंने एडिलेड में 36 रन पर ऑल आउट होने वाली टीम की सूरत ही बदल कर रख दी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में चंदनपुरी नाम के छोटे से गांव में आतिशबाजी शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर रहाणे की कामयाबी का जश्न मनाने लगे। घर के बाहर रहाणे के बचपन के दोस्तों और पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। उत्तराखंड के रुड़की में ऋषभ पंत के घर के बाहर जुटकर पड़ोसियों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं और भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय। टीम के ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद मोहम्मद सिराज के पिता का निधन हो गया था। फिर मैदान पर दर्शकों ने कई बार सिराज को भद्दी गालियां भी दी, लेकिन सिराज ने धारदार गेंदबाजी से ही सबको जवाब दिया। सिराज रोज अपनी मां से कई घंटे बात किया करते थे। My mother played a vital role, to overcome that loss. She used to talk him for 2 hours, 3 hours, 4 hours. वॉशिंगटन सुंदर को डेब्यू का मौका अहम खिलाड़ियों को चोट लगने की वजह से मिला, लेकिन वो भी तुरुप का इक्का साबित हुए। पिछले 6 महीने से वॉशिंगटन सुंदर अपने परिवार से नहीं मिले। It's going to be about 6 months now since he's been touring for IPL and for the Indian tournaments. So when he's coming back, we're just going to spend some quality time together. महाराष्ट्र के पालघर में रहने वाले शार्दुल ठाकुर के परिवार में भी इस जीत के बाद जश्न का माहौल बन गया। सौभाग्य की एक बात यह कि क्रिकेट मैदान पर खेला जाता है, इसलिए जिन लोगों ने कागजी रिकॉर्ड देखकर टीम इंडिया को कमजोर आंकने की भूल की थी, अब उनकी बोलती बंद है। पहले टेस्ट में बुरी तरह हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद नहीं थी कि 10 खिलाड़ियों के घायल होने के बाद भारत की टीम सचमुच घायल शेर की तरह पलटवार करेगी, वो भी ब्रिस्बेन के मैदान पर, जहां 3 दशक में कोई टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाई थी। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की झड़प ने पुलिस के पसीने छुड़वा दिए। इस झड़प के लिए दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया और पत्थरों के अलावा एक दूसरे पर डंडों से भी हमला किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनकी बाइक रैली पर हमला किया, जिसके बाद उनका गुस्सा भड़क गया। एक ओर से बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, जबकि दूसरी ओर टीएमसी वाले भी डटे रहे। थोड़ी ही देर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोधियों पर धावा बोल दिया। इसके बाद वहां के खेतों में संग्राम शुरू हो गया। पुलिस के सामने दोनों ओर से पत्थर चलते दिखे। पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे पुलिस भी बेबस नजर आई। इस हंगामे में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सौभाग्य की एक बात यह कि राजनीति में ईंट का जवाब पत्थर से देने का जो सिलसिला पश्चिम बंगाल में चल रहा है, वो हम सब के लिए खतरे की घंटी है। चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब बात बात पर हिंसक झड़प हो रही है। ईंट पत्थर, लाठी डंडे, गोली बम चलाने वाले ऐसे नेताओं से हम सबको सावधान रहना होगा, क्योंकि आज जो लोग पत्थर चला रहे हैं वो चुनाव जीतेंगे तो बदले की भावना से भरे होंगे और हारे तो खींच निकालने के लिए हिंसा करेंगे। हिंसा का जिम्मेदार कौन है, इस बहस में पड़ना ही बेकार है, क्योंकि अपनी गलती मानने की ये हिम्मत चाहिए, और अगर राजनीतिक दलों का झंडा उठाने वालों में हिम्मत होती तो हिंसा करते ही। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में भारी बर्फबारी ने ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि सर्दियों की सौगात माने जाने वाली बर्फबारी ने इस्तांबुल को पानी की किल्लत से थोड़ी निजात भी दिलाई, लेकिन सड़क पर निकली गाड़ियों की शामत आ गई और हाल ये हो गया कि हवा से बातें करने वाली कारों के चक्के जैम हो गए। पत्थर बन चुकी बर्फ को काट कर आगे बढ़ने में लोगों को दिन के तारे दिखाई दे गए। सामने आई एक तस्वीर में एक भारी भरकम बस एक बर्फ के आगे बेबस दिखी। सड़कों पर इतनी ज्यादा बर्फ जम गई कि उन्होंने फिसल पट्टी की शक्ल ले ली। एक तो पहले से ही ढलान थी, ऊपर से बर्फ ने रोड को और चिकना बना दिया। नतीजा, उस पर गाड़ियां फिसलती चली गई। Hazırlıksız yakalandı. İstanbul'da trafiğe çıkanlar. Zor bir gün olacak ama sonrası güzel olacak. ऐसे में कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम तेजी से होता नजर आया।
सफाई कर्मचारी मिट्टी गिराकर रोड की गाड़ियों को चलने लायक बनाते दिखे। सौभाग्य की एक बात यह कि तुर्की में सर्दियों में बर्फबारी हर साल होती है। इस साल वहां लोग थोड़े परेशान थे क्योंकि पिछले हफ्ते तक मौसम सामान्य से थोड़ा गर्म था और बर्फ भी ठीक से नहीं पड़ी थी। बीते 3 दिन में बर्फबारी ने सारी कसर पूरी कर दी और अब वहां बर्फ ही बर्फ नजर आ रही। कुछ इलाकों में बर्फीले तूफान की भी आशंका है। सड़कों पर फिसलन का संकट भी लगातार बढ़ रहा है। वैसे इस आफत के बीच तुर्की में जो लोग स्की रिजॉर्ट चलाते हैं उन लोगों ने राहत की सांस ली है। वहां बर्फ में फिसलने का खेल सीजन में पहली बार शुरू हो गया। गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पुलिस वालों का सम्मान किया। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस मुख्यालय गए, जहां उन्होंने प्लाज्मा दान करने वाले पुलिस वालों का सम्मान किया। साथ ही उन्होंने पिछले साल हुए दिल्ली दंगों और कोरोना संकट में पुलिस की भूमिका की तारीफ की। इस मौके पर गृह मंत्री ने पुलिस टेक्नोलॉजी सेल का भी गठन किया, जिससे पुलिस के कामकाज में बड़ा सुधार होगा। पीवी सिंधु ने टोयोटा थाईलैंड ओपन के पहले दौर में जीत से शुरुआत की। उन्होंने 21-17 और 21-13 से जीत हासिल की। सिंधु के अलावा के श्रीकांत और समीर वर्मा भी अपने अपने मुकाबलों में जीतकर दूसरे दौर में पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात के सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया। पीएम इसी ट्रस्ट की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इसमें प्रधानमंत्री ने ये जिम्मेदारी दिए जाने पर ट्रस्ट के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी समेत कई जिलों में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले एहतियात बरतते हुए यह अभियान शुरू किया गया। हैदराबाद में किसान संगठनों के समर्थन में किए गए कांग्रेस के प्रदर्शन में जबरदस्त हंगामा हुआ क्योंकि प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। वहां केंद्र के कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने के लिए कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता राजभवन की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जैसे ही प्रदर्शन करने वाले लोग हैदराबाद की सड़कों पर निकले, पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ उस जगह पहुंच गई। फिर क्या था, बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस के लोग किसी भी कीमत पर पीछे हटने के मूड में नहीं थे, इसलिए वो पुलिस वालों से बहस करने लगे। थोड़ी देर तक बहस चली और फिर धक्का मुक्की होने लगी। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने सख्ती करने का फैसला किया और एक एक प्रदर्शनकारी को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाना शुरू कर दिया। लेकिन इन लोगों में कुछ को सड़क से हटाने में पुलिस को नाकों चने चबाने पड़े। उन्हें एक दो नहीं बल्कि कई पुलिस वालों ने मिलकर उठाया और फिर गाड़ी में बिठाया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को हिरासत में लेने में भी पुलिस को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। एक महिला ने तो लंबे समय तक तमाशा किया। पुलिस वालों ने पहले उसे बात करके समझाने की कोशिश की और जब वो नहीं मानी तो उन्होंने उसके साथ भी वही किया जो बाकी प्रदर्शनकारियों के साथ किया था। हालांकि इसमें भी उसे काफी पसीना बहाना पड़ा। हैदराबाद में हुआ कांग्रेस का प्रदर्शन पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन उसने ये जाहिर कर दिया कि किसानों के समर्थन में आगे भी वो ऐसे ही सड़कों पर उतरेगी। फार्मर्स के साथ हम रहेंगे, फार्मर्स के साथ जेल को जाएंगे, फार्मर्स के साथ मरेंगे। इस मुद्दे को केंद्र सरकार बातचीत से सुलझाना चाहती है, जबकि कांग्रेस प्रदर्शन करके किसान संगठनों के आंदोलन को और बढ़ाने की कोशिश में है। राहुल गांधी तो देश भर के लोगों से इस आंदोलन से जुड़ने की अपील भी कर चुके हैं। सौभाग्य की बात यह कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन के नाम पर राजनीतिक दलों का हाल मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त जैसा हो गया है। आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली की सीमा पर शांति से बैठे हैं और उनके समर्थन में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता कभी यहां कभी वहां बवाल मचाने लगते हैं। किसान आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटी कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर किसी भी शहर में माहौल बिगड़ा तो देश के लोग भी कांग्रेस को ही जिम्मेदार मानेंगे। कृषि सुधार कानूनों पर आंदोलन की ये राजनीति भी समझ से परे है। बीजेपी इस कानून के फायदे समझाने के लिए किसानों के बीच जा रही है। इसका राजनीतिक जवाब कांग्रेस के नेता किसानों के बीच जाकर उनसे बातचीत करके ही दे सकते हैं। सड़क पर कोहराम मचाने से न तो किसानों का भला होने वाला है और न ही कांग्रेस का। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कई लोगों में साइड इफेक्ट की खबरें सामने आईं, जिसके बाद भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने टीका किसे लगवाना चाहिए और किसे नहीं, इसके बारे में जानकारी दी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि दोनों कंपनियों ने यह साफ किया कि जो लोग रोजाना कोई दवा ले रहे हैं उन्हें वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। उन लोगों को भी वैक्सीन नहीं लेने की सलाह दी गई जिन्हें दवा, खाने पीने की चीज़ों या किसी दूसरी वजह से कोई एलर्जी है। इसी तरह अगर किसी को कुछ दिनों से बुखार या जुकाम है तो उसे भी कोरोना के टीके से दूर रहना चाहिए। खून से जुड़ी बीमारी का इलाज करा रहे लोगों को भी वैक्सीन से बचने की सलाह दी गई है। इसके अलावा गर्भवती और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को भी वैक्सीन लेने से मना किया गया है। यही नहीं, वैक्सीन की पहली डोज से अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो उसे दूसरा डोज नहीं लेने के लिए कहा गया। इस बीच सरकार की तरफ से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वैक्सीन पर फैलाई जा रही अफवाहों से बचने और टीके से जुड़े भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई।
हमारे हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर नर्सेस ये डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है। और मैं विनती करूंगा सरकार की तरफ से कि प्लीज अपनाइए। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले राजधानी वॉशिंगटन डीसी को किले में बदल दिया गया। किसी तरह के बवाल से निपटने के लिए वहां 25,000 के करीब सैनिक तैनात किए गए हैं। वहां की संघीय एजेंसी FBI को 6 जनवरी की ही तरह इस दिन भी खून खराबा होने की आशंका है, जिससे निपटने के लिए राजधानी वॉशिंगटन डीसी में 1-2 नहीं पूरे 25,000 सैनिकों को तैनात कर दिया गया। वहां की संसद कैपिटल हिल तो किसी किले जैसी नजर आने लगी। हर तरफ हथियारबंद जवान घूमते दिखाई दिए। संसद की तरफ जाने वाली सड़कों पर भी सैकड़ों जवान गश्त लगाते दिखे। संसद परिसर को एक लोहे की कई फीट ऊंची जाली से घेर दिया गया और उसके अंदर घुसने वाले पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। यही नहीं, संसद के आसपास के पूरे इलाके को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। संसद के बाहर भी किसी किस्म की गड़बड़ी न हो, इसके लिए नेशनल गार्ड्स और पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां गश्त लगाती दिखी। जगह जगह बैरिकेड लगाकर सड़कों को बंद कर दिया गया। वॉशिंगटन डीसी के पड़ोसी राज्यों से जुड़ी सीमा पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई ताकि उपद्रवी वहां से भी राजधानी में न घुस पाएं। 100 बात की एक बात है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जो माहौल बना रखा है उससे अमेरिका के विरोधी मौज ले रहे हैं। रूस के सरकारी अखबार ने वॉशिंगटन डीसी की तुलना इराक की राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन से कर दी है, जहां पास, परमिट और परिचय पत्र दिखाए बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये आशंका अमेरिका की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को भी है कि जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप के समर्थक कोई बड़ा हंगामा कर सकते हैं। वॉशिंगटन डीसी के बाहर भी बवाल के आसार हैं, क्योंकि अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में ट्रंप के समर्थकों ने सरकारी इमारतों के आसपास डेरा डालना शुरू कर दिया है। उनसे निपटने के लिए भी अमेरिका में पुलिस के साथ ही सेना के रिजर्व जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। यूपी में सावरकर पर सियासत गर्मा गई। यूपी में सावरकर पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। कांग्रेस के विधान परिषद के सदस्य दीपक सिंह ने विधानसभा की गैलरी से सावरकर की तस्वीर हटाने की मांग की। जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, आजादी के मूवमेंट में अंग्रेजों से गलतियां नहीं मानी, उनके बीच में सावरकर जी की फोटो विधानसभा की गैलरी में लगना पीड़ा पहुंचाती है। कांग्रेस की इस मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर के चित्र का विरोध किया है, वो दरअसल देश और भारत के विरोधी है, हिंदुस्तान के विरोधी है। मेजबान बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच दोपहर से ढाका में वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। गोवा के अस्पताल में भर्ती केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उन्हें 10 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। श्रीपद नाइक 11 जनवरी को एक सड़क हादसे में घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर में सर्दी का सितम जारी है, लेकिन इस हाड़ कपा देने वाली ठंड से अब भी राहत मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने वहां एक बार फिर भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि 22 जनवरी से 25 जनवरी तक फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है। राज्य इस वक्त सर्दी के सबसे कठिन दौर कहे जाने वाले चिल्ले कलां यानी 40 दिन तक चलने वाली शीतलहर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से ज्यादातर इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। बीजेपी विधायक राम कदम घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए। मुंबई में वेब सीरीज तांडव से जुड़ी बीजेपी की शिकायत को पुलिस ने एफआईआर में नहीं बदला और राम कदम ने इसके लिए राज्य सरकार को दोषी बताया, जिसका विरोध करने के लिए राम कदम अपने समर्थकों के साथ घाटकोपर पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। थाने के ठीक सामने कुछ दरियां बिछाकर राम कदम के समर्थक तख्तियां लेकर बैठे रहे। धरने की शुरुआत राम कदम ने शंख बजाकर और उनके समर्थकों ने नारे लगाकर की। पुलिस वालों ने भी धरने वाली जगह को घेरने में देर नहीं लगाई। थोड़ी ही देर में पुलिस राम कदम और उनके समर्थकों को उठाकर ले गई। काफी देर तक थाने में पुलिस अधिकारियों के साथ राम कदम की बातचीत चलती रही। राम कदम लगातार ये कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के दबाव में पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, जिसके बाद वो हड़ताल पर बैठे, लेकिन फिलहाल अब उन्हें डिटेन करके पुलिस अंदर ले गई है। काफी देर बाद राम कदम थाने से निकले, लेकिन उनके तेवर नहीं बदले। एफआईआर दर्ज होने तक उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। 3 दिन के बाद ये सरकार कहती है कि हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। अरे कौन सा लीगल ओपिनियन? जब तक तुम एफआईआर नहीं लोगे हम भूख हड़ताल से हटेंगे नहीं। लंबे चले हंगामे के बाद राम कदम फिर से धरने पर बैठ गए। वेब सीरीज तांडव पर मचे हंगामे के बाद निर्देशक अली अब्बास जफर ने माफी मांग ली थी।
लेकिन नाराज लोगों की मांग है कि सीरीज को बैन किया जाना चाहिए, जिसके बाद वेब सीरीज तांडव पर ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम को बड़ा फैसला लेना पड़ा। न्यूज़ 18 की शिखा धारीवाल की रिपोर्ट है कि वेब सीरीज तांडव में आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने का फैसला ले लिया गया है, जिसकी जानकारी तांडव की टीम की तरफ से दी गई। साथ ही बयान में यह भी कहा गया कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भी इस मामले पर सलाह ली गई थी। इसके अलावा तांडव की टीम ने एक बार फिर यह कहा कि किसी की भावनाओं को आहत करने का उनका कोई इरादा नहीं था। इस बीच तांडव के कलाकारों की मुश्किलें उस वक्त और बढ़ गईं जब लखनऊ के एक और थाने में उनके खिलाफ शिकायत दी गई, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक याचिका लगाकर वेब सीरीज के प्रसारण पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग की गई। सौबात की एक बात यह कि वेब सीरीज तांडव के निर्माता निर्देशक अली अब्बास जफर के माफी मांगने के बाद भी बवाल थमा नहीं, क्योंकि मामला धार्मिक भावनाओं का है। उसी का हवाला देकर बीजेपी नेता राम कदम धरने पर बैठ गए। इस मामले में कई राज्यों में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन राम कदम को लगता है कि एफआईआर मुंबई पुलिस को दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि इस वेब सीरीज को बनाने और दिखाने वालों के दफ्तर मुंबई में है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार किसी कार्रवाई से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रही है, क्योंकि फिल्म, टीवी, वेब सीरीज के लिए नियम कायदे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ही बनाता है। शिकायतें तो वहां भी दर्ज कराई गई हैं और तांडव बनाने वालों से केंद्र सरकार ने जवाब तलब भी किया। युद्ध के मंडराते खतरे के बीच अब ताइवान ने चीन को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। चीन के किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए ताइवान ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसमें टैंकों पर सवार उसके जवान दुश्मन सैनिकों पर पलटवार का अभ्यास करते दिखे। इस दौरान चीन की तरफ से होने वाले हमले से निपटने की सभी तैयारियां परखी गईं। इसके लिए कुछ जवानों को दुश्मन सैनिकों की वेशभूषा में तैयार किया गया, जो तेजी से आगे बढ़ते दिखे। गाड़ियों पर सवार इन सैनिकों ने कुछ अड्डों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद उन्हें वहां से मार भगाने का अभ्यास शुरू किया गया। ड्रिल के दौरान ताइवान के सैनिक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते नजर आए। अभ्यास के दौरान दुश्मन को मार भगाने और अपने अहम ठिकानों की हिफाजत करने की ताकत भी दिखाई गई। ताइवान की ये तैयारियां इसलिए भी अहम हैं क्योंकि चौतरफा घेरेबंदी से बौखलाया चीन लगातार ताइवान पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। यही नहीं, चीन के जंगी जहाज और लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। सौबात की एक बात यह कि चीन में अगले साल कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी बैठक होनी है, जिसमें शी जिनपिंग को फिर से राष्ट्रपति पद पर मोहर लगवानी है। अपनी काबिलियत दिखाने के लिए शी जिनपिंग को सेना की ताकत दिखानी है और चीन की नज़र में इसके लिए सबसे बड़ा निशाना ताइवान ही है। चीन उसे अपना राज्य मानता है और कई बार धमकी दे चुका है कि वो ताइवान पर हमला कर देगा। चीन के हमले का जवाब देने के अलावा ताइवान के पास कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि चीन और ताइवान की ज़मीन आपस में नहीं जुड़ी है। इसलिए ये तय है कि चीन या तो समंदर के रास्ते हमला करेगा या फिर हवाई हमला होगा। ताइवान ने उसके लिए अपनी नौसेना और वायुसेना की ताकत बढ़ा ली। ताइवान की सेना टैंकों की नुमाइश सिर्फ अपनी जनता को भरोसा दिलाने के लिए कर रही है कि अगर चीन की सेना घुस भी गई तो बच के लौट नहीं पाएगी। खबर है कि कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक पॉलिटिकल प्लान बनाया गया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि 2 दिन पहले कुछ राजनीतिक दलों के साथ हुई एक बैठक में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह प्लान बताया था, जिसके तहत मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों को जुटाकर अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की तैयारी है और इनकी मौजूदगी में कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ 700 से ज्यादा सभाएं आयोजित करने की खबर है। जबकि किसान ट्रैक्टर मार्च से पहले और बाद में किसान संसद का आयोजन भी करना चाहते हैं और खबर है कि गणतंत्र दिवस से पहले 23-24 जनवरी को पहली किसान संसद हो सकती है, जिसके लिए न्योते भी भेजे जा रहे हैं। इस प्लान का मकसद किसान आंदोलन को गति देना, सरकार पर दबाव बनाना और अपनी मांगों के समर्थन में लोगों का सहयोग जुटाना होगा। फिल्म राधे सिनेमाघरों में ही रिलीज होगी। सलमान खान की फिल्म राधे इस साल ईद पर सिनेमाघरों में ही रिलीज होगी। कोरोना संकट की वजह से अब तक ज्यादातर फिल्में ऑनलाइन ही रिलीज हो रही हैं। बैंक और मेटल समेत सभी सेक्टर के शेयरों में तेज खरीदारी रही, जिससे शेयर बाजार में गिरावट का दौर थम गया। सेंसेक्स 834 अंक उछलकर 49,398 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 240 अंक चढ़कर 14,521 पर पहुंच गया। गुजरात सरकार राज्य में बंजर सरकारी जमीन को लीज पर देगी। ऐसी जमीन का इस्तेमाल जड़ी बूटियों और फल उगाने के लिए किया जाएगा। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कार गिरवी रखने के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। इस गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से 19 गाड़ियां बरामद की गई।
कुल 7 करोड़ का माल जो है वो हासिल किया है। इसलिए वही तमाम गाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं, गाड़ी के लोगों से ही पता चलता है ये गाड़ियां जो है बहुत महंगी गाड़ी है। आरोप है कि पकड़े गए लोग पहले दूसरे लोगों के नाम पर फर्जी तरीके से बैंकों से लोन लेते थे, फिर उन पैसों से गाड़ियां खरीदकर उन्हें दूसरे लोगों के पास गिरवी रख देते थे और उनसे मोटी रकम लेकर फरार हो जाते थे। आपको हम 35 लाख की गाड़ी 18 लाख में दे रहे हैं और फिर उनके साथ एक एग्रीमेंट बना के ये टीम उनसे पैसे लेके गायब हो जाती थी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी की आपसी कलह में 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इस हिंसक झड़प ने पूरे इलाके में लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता न केवल बीच सड़क पर ही आपस में भिड़ गए, बल्कि उनके बीच फायरिंग भी हुई। गोलियों की आवाज ने सबको डरा दिया। यही वजह रही कि अपने साथी को मरता देख भी दूसरे कार्यकर्ता उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। फायरिंग करने वाले भी वहां से तुरंत नहीं भागे, उन्होंने लोगों को अपनी पिस्तौल से डराना जारी रखा। थोड़ी देर बाद वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से फरार हो गए। हालांकि कुछ लोगों ने उनका पीछा करने की भी कोशिश की। इस झड़प में एक कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा डर की वजह से हार्ट अटैक का शिकार हो गया और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सौभाग्य की बात यह कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में अगर हिंसा की राजनीति एक बार घुस जाती है तो सबके लिए आत्मघाती ही होती। पश्चिम बंगाल में उसी की डरावनी झलक रोज कहीं ना कहीं दिख जाती। सत्ता में बने रहने या फिर सत्ता छीनने के लिए खून बहाने की लत वहां के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को पागल बना चुकी है। सबको अपना दबदबा बनाना है, चाहे उसके लिए अपने सहयोगियों को मारना पड़े या दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को। दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं में खूनी जंग की वजह तक किसी को नहीं पता। वहां चुनाव सिर पर है और चुनाव में टिकट बंटवारे से पहले जो गुटबाजी होती है, उसी चक्कर में यह खून खराबा हो गया। आतंकवाद पर पाकिस्तान के दिखावे की कार्रवाई से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम डर गया है। News18.com की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में सख्ती बढ़ने से घबराकर दाऊद ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया। खबर है कि पहले से दुबई में बस चुके दाऊद के छोटे भाई को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दुबई के अलावा दाऊद के परिवार के कुछ सदस्यों को पुर्तगाल भेजे जाने की भी जानकारी सामने आई। इसके अलावा कराची में रहने वाला दाऊद का एक और भाई भी पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आया। यही नहीं, दाऊद का खास छोटा शकील भी इन दिनों कहीं छिप कर बैठा हुआ है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF का पाकिस्तान पर भारी दबाव है। इसी वजह से पाकिस्तान ने पिछले दिनों हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। रिक्टर स्केल पर 6.4 की तीव्रता के खतरनाक भूकंप ने दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना को हिलाकर रख दिया। हालांकि शुक्र इस बात का रहा कि इतने ताकतवर भूकंप के बावजूद वहां किसी को चोट पहुंचने की खबर नहीं आई, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि वहां से जलजले की जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर तो यही लगा मानो कयामत वजूद मिटाने के लिए आई है। घरों में लगे झूमर, पंखे, लाइटें, सब कुछ डोलने लगा। चीजें गिरने लगी। जान बचाने के लिए लोग मुंह का निवाला छोड़कर अपने घरों से भाग खड़े हुए। दफ्तरों में रखा सामान भी उथल पुथल हो गया। एक दफ्तर में तो एक वाटर डिस्पेंसर इतनी बुरी तरह हिलता नजर आया, जिसे देखकर एक बार तो ऐसा लगा जैसे किसी हॉरर फिल्म का सीन चल रहा हो। भूकंप इतना जोरदार था कि धरती तक फट गई। वहां से आए एक वीडियो में एक सड़क में कुछ फीट गहरी दरार दिखी। कुछ इमारतें भी धराशायी हो गईं। दुकानों का हाल ऐसा दिखा जैसे वहां कोई बड़ी लूट हुई हो। वहां सारा सामान शेल्फ से गिरकर जमीन पर पड़ा नजर आया। इतना ही नहीं, भूकंप के झटके पड़ोसी देश चिली में भी महसूस किए गए। सामने आई तस्वीरों में राजधानी सैंटियागो में भी एक घर में रखा सामान हिलता डुलता नजर आया। सौभाग्य की बात यह कि पूरी दुनिया में कुदरत का सबसे डरावना हमला भूकंप ही है, क्योंकि भूकंप आने की भविष्यवाणी करना भी संभव नहीं है। दुनिया के कई देश भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है और उनमें अर्जेंटीना का नाम भी है। वहां जिस इलाके में बीती रात भूकंप आया था, वहीं 44 साल पहले बड़ी तबाही मची थी और 60 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी। वहां भूकंप तो उसके बाद भी आते रहे, लेकिन भूकंप का केंद्र धरती में काफी गहराई में होने की वजह से तबाही ज्यादा नहीं मची। इस बार भी भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 20 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। इससे बिजली की तार, खंबे, कुछ इमारतें टूटी हैं, लेकिन अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं। साइना नेहवाल और सौरभ वर्मा थाईलैंड ओपन से बाहर हो गए।
साइना नेहवाल और सौरभ वर्मा को टोयोटा थाईलैंड ओपन में हार का सामना करना पड़ा, जिससे वो पहले ही दौर में इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने दावा किया कि जल्द रुपेश हत्याकांड सुलझा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने शक जताया कि एयरपोर्ट पर पार्किंग या टेंडर विवाद में भी हत्या हो सकती है। पिछले हफ्ते पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पुलिस जो है वो इस केस का उद्भेदन कर लेगी, बहुत जल्द कर लेगी। किसानों के मुद्दे पर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया और ट्वीट कर उनसे एमएसपी और मंडियों से जुड़े कई सवाल पूछे। इन सवालों का जवाब राहुल गांधी ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, जिसमें उन्होंने कृषि सुधार कानूनों के विरोध में खेती का खून शीर्षक वाली एक बुकलेट जारी की। मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते हो, अलग बात। जिसके बाद बीजेपी ने बिना देर किए कांग्रेस को फिर घेर लिया। 84 में 3000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलाया गया। क्या वो खून का खेल नहीं था?